सीकर में गंगा दशमी के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का भव्य शुभारंभ स्मृति वन से हुआ। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने अभियान का शुभारंभ करते हुए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रभारी सचिव सुबेर कुमार, जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अभियान के तहत 25 मई से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक जिले भर में जल संरक्षण, स्वच्छता, पौधारोपण, श्रमदान, जल चौपाल, प्रभात फेरी, साइकिल रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई और आमजन से जल बचाने, जल स्रोतों को स्वच्छ रखने तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। अभियान के अंतर्गत गाँवों से लेकर शहरों तक विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थानों के सहयोग से कई गतिविधियां आयोजित होंगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला स्तरीय समापन समारोह आयोजित होगा, जिसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। समाचार पत्रों के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से जितना सहयोग हमें देंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता हमें उन वृक्ष जो पौधे हम रोपण करवा रहे हैं उनके संरक्षण में और जल संरक्षण में सहयोग। जय साहब, आपने फर्स्ट विजिट के दौरान सीकर में एक फूड पार्क की नीड महसूस की थी जी, तो सर क्या कुछ उस स्तर पे कोई प्रस्ताव वगैरह तैयार हुए हैं, सरकार के स्तर पे बेचे गए, क्योंकि उससे सीकर को फायदा ही होगा। जिला कलेक्टर महोदय को हमने अवगत कराया है कि एक ऐसा स्थान चिन्हित करें जहाँ पे हमारे जो लगभग 1 लाख बच्चे उपस्थित होते हैं उनको एक खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाए एक ही स्थान पर। जैसे जयपुर में चौपाटी है, उसी तर्ज पे कलेक्टर साहब अभी ज़मीन आइडेंटिफाई कर रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय के प्रेरणा से हम जल्दी ही इसमें कुछ अच्छा सीकर को सौगात दें। सर कल सारे डिपार्टमेंट्स की आपने मीटिंग ली, चौथी विजिट थी आपकी, क्या कुछ कंक्लूसिव चीज़ें निकल के आई हैं? हाँ, कंक्लूसिव मैंने ये कहा है कि इसमें माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार कि हम इस बार जो हमारे साढ़े 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है उसमें कम से कम 1 लाख सहजना अर्थात मोरिंगा लगाएं। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, सर्वाइवल रेट बहुत अच्छी है, बस इसको बचाना पड़ता है 1 वर्ष तक। उसके उपरांत ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और बहुत ही पौष्टिक, इसकी पत्तियाँ, फलियाँ और फूल तीनों काम आते हैं। और इसके अलावा लोगों से भी आह्वान किया गया है, जैसे माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि गांव स्तर पे बच्चों, खास करके बच्चों को हम प्रेरित करें और हमारे बच्चों को टॉर्च बियरर बनाएं इस अभियान को सफल बनाने के लिए। सर, जो पौधे तो लगाए जाते हैं लेकिन उसकी संरक्षण की जिम्मेदारी भी क्या दी जाएगी? बिल्कुल जिम्मेदारी उसमें बीबी जी, राम जी, आप लोग जितना सहयोग करेंगे, आप लोग जितनी जन जागृति फैलाने में चलेगा उसके बारे में गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 आज गंगा दशमी के पावन पर्व पर शुभारंभ किया गया है और इसका मूल उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार स्वच्छ जल और भूमिगत जल में कमी आई है, जो आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों के एक भयावह संकट का संकेत है, उस भयावहता को समाप्त करने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार पिछले वर्षों से लगातार प्रयासरत है ताकि राजस्थान वैसे भी मरुस्थलीय प्रदेश रहा है और मरुस्थल में पेयजल का संकट बहुत गहरा रहा है। पिछले वर्षों में नहरों के जरिए हमारे उस मरुस्थल में, चाहे वो नागौर हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, वहाँ तक नदियों का जल पहुंचकर कुछ हद तक उस समस्या को कम किया गया है। लेकिन बाकी क्षेत्रों में जहाँ हमारी नदियाँ धीरे धीरे विलुप्त हुई
नहर की कोई प्रणाली हमारे बहुत से क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। वहाँ भूमिगत जल बहुत गहरा चला गया है और उसका गहरा जाने का कारण यही रहा कि पिछले 5-6 शताब्दियों में जब से कृषि का यंत्रीकरण हुआ, विद्युतीकरण हुआ, अत्यधिक जल दोहन भूमिगत जल का किया गया, जिसकी वजह से और रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से वर्षा जल पुनर्भरण के जो प्राकृतिक स्रोत थे वो समाप्त होने से वर्षा का जल भूमि में समाहित जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होकर वो बहकर व्यर्थ जाने लग गए। अब इन सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए और आने वाले महासंकट को टालने और उसका मुकाबला करने के लिए हमें जल संरक्षण के प्रति और पर्यावरण और बदलती जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीरता से कार्य योजना तैयार कर आमजन के सहयोग से उसमें जितनी अधिक सफलता हम प्राप्त कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम उस महासंकट से बाहर निकलने में सफलता पाएंगे। सर, हर साल जो ये पौधारोपण अभियान चलता है, हरियाणा राजस्थान चलता है, सीकर में भी पिछले साल जो पौधे लगाए गए उनके तो क्या ऑब्जर्वेशन में जो सुपरविजन है उसमें कोई कमी है या कहाँ आप ये देखते हैं कि वन विभाग ढंग से मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है? देखिए, पिछले 2 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में और जितना पौधारोपण वन विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे हमारे दूसरे विभाग हों, उनके द्वारा किया गया है। आज़ादी के बाद पहली बार जीवित पौधों के प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई है और जियो टैगिंग के माध्यम से विभाग और राज्य सरकार लगातार इस बात का पर्यवेक्षण कर रही है कि जितने पौधारोपण हुए उनमें से कितने पौधे सरवाइव कर पा रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं, और कितने पौधे किसी न किसी कारण से नष्ट हो गए। उनकी जगह विकल्प के तौर पर नए पौधे लगाकर उसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है। और पिछले 2 वर्षों में जितना वृक्षारोपण हुआ है पूरे प्रदेश में जीवित पौधों का प्रतिशत लगभग 70% के आसपास रहा है और इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे बड़े क्षेत्र में जहां पौधारोपण हुआ वहाँ तारबंदी, तार फेंसिंग की गई हो, वर्षा ऋतु के अलावा बाकी मौसम में उनमें जल की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्मिक लगाए गए हों, उनकी रखवाली के लिए गार्ड लगाए गए हों, और इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट अभिमत है कि जितने पौधे जिस साल लगें उनका जीवित रहने का प्रतिशत हर साल बढ़ना चाहिए। पिछले साल जो 70% था वो इस साल उससे भी आगे बढ़कर 75-80% तक ये प्रतिशत पहुँचे, ताकि 10 साल बाद, 5 साल बाद जब वो बड़े वृक्ष बने तो जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसमें धीरे धीरे सुधार हो सके। और पहली बार बहुत से जिलों में ये प्रयास किया गया है कि बड़, पीपल और नीम के सर्वाधिक
पौधे लगाए जाएं जो जलवायु संरक्षण के लिए और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान देते हैं, उनका वृक्षारोपण पिछले 2 साल में ज़्यादा मात्रा में किया गया। सर अब यक्स प्रश्न का जवाब। सर हाई कोर्ट ने कह दिया है 31 जुलाई तक चुनाव करा। सरकार का स्पष्ट अभिमत है कि सरकार के स्तर पर चाहे पंचायत राज हो, पंचायत समितियों का पुनर्गठन हो, नई पंचायतों का सृजन हो, उनके वार्डों का पुनर्सीमांकन हो और नगर निकाय में भी नगर निकायों के सीमा विस्तार से लेकर वार्डों के पुनर्गठन तक का जो काम था और उसमें जो विधिक बाधाएं थी कि हमारी कुछ नगर पालिकाएं वार्डों के पुनर्गठन को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में गई। 3 मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिना सीमा विस्तार किए आप वार्डों का पुनर्गठन नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी नौखा नगर पालिका की एक रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित थी, उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से निर्णय कर दिया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान सरकार जब चाहे तब सीमा विस्तार और वार्डों का पुनर्सीमांकन करने के लिए स्वतंत्र है, अधिकृत है और इस प्रकार हमारी सारी बाधाएं 3 माह पहले पूर्ण हो गई। हम 3 माह पहले ही चुनाव के लिए जितनी तैयारी कर सकते थे कर चुके हैं। अब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना राजस्थान चुनाव आयोग को करनी है और चुनाव आयोग जब भी उचित समझेगा वो चुनाव कराने की तैयारी करेगा और राज्य सरकार से किसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा करेगा। राज्य सरकार तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को उसके द्वारा वांछित की गई सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संकल्प है। सर वो जो ओबीसी जी का आरोप है कि सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती, निर्वाचन आयोग है वो भाजपा का कार्यालय बन चुका है, इस तरह का आरोप है। देखिए 2 बातें हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दोनों निर्णयों का अभिमत यह है कि जब तक किसी राज्य का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग की सही जनगणना के लिए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जनसंख्या के सही आंकड़े इकट्ठे करके सरकार को प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दे सकती। ये फैसला कांग्रेस शासनकाल के समय हुआ। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया। हमारी सरकार बनने के बाद जब हमारे संज्ञान में ये बात आई तो हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। उन्होंने जिलों से आंकड़े प्राप्त किए और आंकड़े प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने उसका प्रति परीक्षण मौके पर जाकर किया तो आंकड़ों में बहुत विरोधाभास प्रकट हुए और इसलिए उन्होंने दोबारा से सही आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया। प्रशासन चूंकि एसआर में अधिकांश कर्मचारियों का ड्यूटी लग चुकी थी, पूरी मैन पावर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण वो समय पर आंकड़े एकत्रित नहीं कर पाए और इस वजह से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसंख्या के सटीक आंकड़े उपलब्ध करवाने में विफल रहा और इसीलिए बिना पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण दिए जब ये प्रश्न उठा तब मैंने राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों से आग्रह किया था कि अगर प्रतिपक्ष ये चाहता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण दिए बगैर इन संस्थाओं के चुनाव करा दिए जाएं तो वो लिखित में
अपनी मांग प्रस्तुत करे, राज्य सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। लेकिन आज तक भी किसी प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रकार की कोई मांग नहीं की गई और राज्य निर्वाचन आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग के सटीक आंकड़ों इंतजार कर रहा है। सर, तो अब वो जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट थी वो तो अब मिल गई है, अभी वो डिले अभी मिली नहीं मिली है, तो फिर क्या फिर से कोर्ट में? जितनी मुझे जानकारी है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने फिर एक नई समस्या आ गई कि हमारा अधिकांश मैन पावर जनसंख्या में जनगणना में लग गए और उनका ये मानना है कि अब भी हमें प्रशासन से पिछड़े वर्ग आयोग की जनसंख्या के सटीक आंकड़े मिलने में 1-1.5 महीने का समय लग सकता है और उनके मिलने के जब वो उनको मिलेंगे, वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी तो हमें भी कम से कम 7 से 10 दिन का समय उसका परीक्षण करने में लगेगा और उसके बाद तो सर अभी क्या सरकार फिर से कोर्ट जाने की तैयारी में? फिर से सरकार का कोई अर्थ नहीं है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। राज्य निर्वाचन आयोग जो भी विधिक राय प्राप्त करके उसको जो भी कार्य योजना बनानी है वो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के स्तर पर इस मामले में कोई बात लंबित नहीं। ठीक सर, जल का संरक्षण करूंगा, दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा और अपव्यय नहीं करूंगा। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में फैलाऊंगा। वर्षा जल संरक्षण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोतों कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण करूंगा। हरियालो राजस्थान स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा। जल जंगल जन। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।